देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बढ़ेगी विधायक निधि। और आपको बता दें कि बीते दिनों विधायकों ने मामला दर्ज कराया था, विरोध दर्ज किया था। विधायक निधि की धनराशि से जीएसटी कट रही थी, जिस पर अब ये मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में मिलने वाली धनराशि में कटौती हो रही थी और अभी 3 करोड़ 75 लाख मिलते हैं हर साल। 4 करोड़ 25 लाख तक करने की तैयारी हो रही है और ऐसे में वित्त का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। जीएसटी से होने वाली कटौती, जितना धन बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में विधायक निधि बढ़ाई जाएगी। बीते दिनों विधायकों ने मामला दर्ज भी करवाया था। वही आपदा से घिरे जोशीमठ शहर को फिर से मास्टर प्लान के तहत बसाने के लिए शहरी विकास आवास विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर मंगलवार को शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बैठक बुलाई और चमोली के जोशीमठ और अन्य शहरों के मास्टर प्लान को लेकर समीक्षा की। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि गंभीर स्थिति को देखते हुए कार्यदायी संस्था को तत्काल प्रभाव से जोशीमठ को लेकर काम शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में केयरिंग कैपेसिटी सर्वे पर भी कवायद शुरू हो गई है। जैसी ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम रूप लेगी तो फिर हमारा आवास विभाग उसमें अपना रोल अदा करेगा। कुल मिला के प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। तो जिला चमोली की यदि मैं बात करूं तो गोपेश्वर चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, नंदप्रयाग है, थराली है, पीपलकोटी और पोखरा है, पोखरी। तो इन स्थानों पे पहले से प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने, तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। और हमारे यहाँ जिस मास्टर प्लान के लिए एजेंसी REPL को पहले नामित किया गया था और उससे कहा भी गया था कि वो अपना काम प्रारंभ करें, लेकिन अब हमने तय किया है कि उसको हम जल्द बुला के और जोशीमठ भेज रहे हैं, ताकि वहाँ जो एजेंसीज काम कर रही हैं, जो स्टडीज़ कर रही हैं, एजेंसी जो सर्वे कर रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये जानकारी ले कि कहाँ पे अंतिम चिन्हीकरण का काम होगा, ताकि हमारी ये टीम उसमें मास्टर प्लान का काम प्रारंभ करे। क्योंकि जो भी जगह का चिन्हीकरण होगा उसमें सभी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखा जाएगा। जोशीमठ का ये प्रारूप बताता है कि 12 मीटर की हाइट ऊपर पॉसिबल होगी या नहीं? देखिए, इस बारे में विचार चल रहा है और उस समय जो उस दायरे से इस पूरे जोशीमठ को बाहर किया गया था, उसी का खामियाजी तो आज हम भुगत रहे हैं ना। और ये यदि हमारा जो मास्टर प्लान लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उसमें कवर। वहीं जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जोशीमठ के छात्राओं को परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। जोशीमठ जो है पूरे क्षेत्र में जब वहाँ रहा तो सरकार की तरफ से हर प्रकार की छूटें वहाँ पे दी गई हैं। जब छात्रों से मैं मिला तो उनका भी कहना था कि हमको जो बोर्ड के पेपर हैं, चाहे CBSE के हैं चाहे उत्तराखंड बोर्ड के हैं, तो आज ही मैंने अभी बैठक की है शिक्षा विभाग की और CBSE बोर्ड के उसको मैंने बुलाया था उन लोगों को, और उसमें निर्णय लिया गया कि छात्रों से ऑप्शन लिया जाएगा कि विस्थापित छात्र जहाँ भी से भी परीक्षा देना चाहता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की, उनको उसमें छूट दी जाएगी कि वो जहाँ भी वो गोपेश्वर देना चाहते हैं, वो पीपलकोटी में रहना चाहते हैं, जहाँ भी वो विस्थापित होंगे वहीं से उनको जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर विपक्ष भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ आपदा और प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की मांग की है।
पूरा जोशीमठ शहर प्रभावित हुआ है। हम तमाम साथी जोशीमठ गए थे और वहाँ की इस देवी आपदा को वार्ता के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तर्ज पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में लोगों का विस्थापन हुआ और उनको मुआवजा दिया गया, उसी तर्ज पर जो है जोशीमठ के लोगों को भी मुआवजा सरकार देने का काम करे और साथ ही साथ उनका विस्थापन करने का भी काम करे। ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। जोशीमठ में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम भी जानना चाहते हैं, हम भी उत्सुक हैं इस बात के लिए, आखिर वो कौन सा साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से जोशीमठ धंस रहा है। जल विद्युत परियोजना बन रही है, जिस जल विद्युत परियोजना के निर्माण की वजह से जो मशीन वहाँ पर फंसी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए दूसरी तरफ से सुरंग बनाई गई है और उसमें बड़े व्यापक स्तर पर विस्फोटों का प्रयोग हुआ है। ये कारण वो भी बताया। दूसरा, जोशीमठ की बिल्कुल जड़क में जो है हेलंग बाईपास बन रहा है, वो भी कारण बताया गया है। और तीसरा जो है अलकनंदा नदी में लगातार जो है भूमि कटाव हो रहा है, तो उसकी वजह भी बताई गई। लेकिन अब अंतोगत्वा तो वैज्ञानिक ही बताएंगे, जो लोग परीक्षण कर रहे हैं वही तो बता पाएंगे वस्तु स्थिति क्या है। आज पूरे उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि जोशीमठ के अंदर जो हुआ वो कैसे हुआ। वहीं टिहरी जिले में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरखाल कुर्सरेला मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सलडोगी गांव के समीप यह दुर्घटना हुई है। मृतकों की पहचान दीवान सिंह, सतीश सिंह और कुंवर सिंह के रूप में हुई है। लगभग 12:30 बजे के आसपास एक अल्टो जो है आगरा खाल से इधर कसमोली की तरफ जा रही थी और वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है और जिसमें जो है मौके पर जो है एनडीआरएफ टीम आ चुकी है और प्रशासन भी है, पुलिस भी है और सभी लोगों का जो सहयोग से जो है सबों को निकाला जा रहा है। इसमें लगभग 3 लोग बैठे थे और 3 लोगों जो है इसमें मृत बताए जा रहे हैं और इनकी जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे मौके पे। प्रदेश में सरकारी भर्तियों में लगातार हो रहे घोटालों पर जमकर सवाल उठाए गए। प्रीतम सिंह ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां एक तरफ सरकार ने चुनाव के दौरान नौकरी देने का वादा किया था, उसे ठीक विपरीत उत्तराखंड में नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा है। प्रीतम सिंह ने लोक सेवा आयोग और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदेश के अंदर लगातार जो है जो परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी व्यापक स्तर पर हो रहा है और सारी परीक्षाएं जो है उस संशय के घेरे में है। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और आयोग के ही लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं। नौजवान साथियों को रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, इस तरीके से जिन लोगों पर परीक्षाएं आउट करने की जिम्मेदारी है वो नकल में संलिप्त पाए जा रहे हैं। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं और मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि दरोगा भर्ती तो आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कांग्रेस के जमाने की है। हाँ, हमारे जमाने की, और उस समय मैं गृह मंत्री था, मुझको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार में साहस है, सरकार में अगर हिम्मत है तो ये कह करके उनके जो प्रवक्ता कहते सब कांग्रेस के जमाने की है, उनके जमाने की। मैं कहना चाहता हूं इस राज्य के अंदर यूके एसएससी के माध्यम से, आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं और उसके साथ साथ जो विधानसभा की भर्तियां हुई हैं, उन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कराने का काम करे और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख में कराने का काम करे। ये मैं सरकार से कहना।
उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास रखकर भर्ती घोटालों में विरोध जताया। हरीश रावत का कहना है कि यूकेपीएससी के विश्वास पर संकट गया है और सरकार भी समस्त प्रकरण को बहुत हल्के में ले रही है और लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यूकेपीएससी को एक चमकता मुकुट भी करार दिया है। वहीं भर्ती परीक्षाओं के कई अभ्यर्थी भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपना समर्थन देने पहुंचे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिस प्रकार से अब तक आयोजित की गई परीक्षा में धांधली देखने को मिली है, आगे होने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली होने की आशंका है साफ तौर पर नजर आ रही है। सरकार को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी परीक्षाओं को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। एक सामान्य स्थिति नहीं है कि एक परीक्षा की लीकेज हुई है। इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं अंदर, और ये तो एक पहलू केवल सामने आया है और छोटा पहलू सामने आया है। इस प्रकरण में मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास में बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीपापोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को खत्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के लोगों को भी इस पर मनन करना चाहिए। अब ये सरकार को विचार करना है, आज की सरकार को विचार करना है कि किस तरीके से करेक्टिव स्टेप उठाए जाए, और यदि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए पक्ष विपक्ष को बैठ करके भी बातचीत करनी है तो बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि अब ये सामान्य घटना नहीं रह गई। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही ये सीमित नहीं है। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी नहीं होती है तब तक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। जैसे 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड है, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। अगर अभी जो है अभी 4 या 5 दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हुआ है, तो इतने 2 दिन में कल एसआईटी ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। पहली बात तो यह है कि जब एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एसआईटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर बना दी थी तो उसमें एसटीएफ के अधिकारी क्यों नहीं रखे गए। सब पहला पॉइंट तो हमारा यह है। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर। अगर हमने 6 साल अगर हमने वेट करा है तो हम 2 महीने और भी वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फेयरली ये कंपटीशन नहीं होगा, अगर फेयरली ये एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई जो है जिनके पास पैसे हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना है, तो फिर इस एग्जाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की मुसीबत बढ़ गई है। मुकेश सिंघल के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सतर्कता समिति ने निदेशक सतर्कता को अनुमति दे दी है। मुकेश सिंघल को 5 साल में 3 प्रमोशन मिले थे और अब मुकेश सिंघल का संयुक्त सचिव पद पर डिमोशन भी हुआ है। सिंघल पर विवादित एजेंसी RM टेक्रो सॉल्यूशंस के चयन का आरोप लगाया गया है। 32 पदों पर भर्ती के लिए RM टेक्रो सॉल्यूशंस का चयन किया गया। RM टेक्रो सॉल्यूशंस का बिल मिलते ही तत्काल कई लाखों का भुगतान किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आतंकवादियों में एक आतंकवादी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गुलर भोज चौकी क्षेत्र का है। आतंकी के तार उत्तराखंड से जुड़ने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पेरोल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के परिवार और संपर्क में आए लोगों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बता दें कि आतंकी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा याकूब साल 2018 में रुद्रपुर क्षेत्र में हत्या के आरोप में हल्द्वानी जेल में बंद था। पिछले साल अप्रैल 2022 में जगजीत 20 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। एसएसपी उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं। ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पेरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद अब भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि ही वाज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल
अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारा टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ये इज ऑल्सो वांटेड इन आवर केस ऑल्सो, तो उस हिसाब से विधिक कार्य। आगे बढ़ते मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को देखकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 18 से 19 जनवरी को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से फिलहाल प्रदेश में मौसम तो साफ है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने पिछले कई दिनों से खूब सितम ढाया है। अठारह और 19 में थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़, तो उनकी हाई रीचेज में लाइट एक्टिविटी की संभावना है, बारिश या बर्फबारी की। बाकी और जगह देखें तो मौसम साफ रहने वाला है। तो 16 से लेकर 21 तक मैं कहूँगा कि मौसम करीब करीब साफ है। लेकिन 21 के जब आप आगे जाएंगे तब एक पश्चिमी विक्षोभ अच्छा आ रहा है और उसका जो असर है 3-4 दिन करीब वो उत्तराखंड पर भी देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से जो विशेष एक्टिविटी रहेगी वो 23-24 को मैं बोलूँगा, तो उसमें पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश फिर जो है उस समय हल्की मध्यम जो है वो मिलने वाली है और बर्फबारी भी मिलेगी। उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में बढ़ते वायु प्रदूषण से कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। खासकर बात करें देहरादून और ऋषिकेश की, तो इन 2 शहरों में वायु प्रदूषण का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। राजधानी में वर्तमान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार पहुंच गया है, यानी कि देहरादून की आबोहवा खराब स्थिति तक पहुंच गई है। लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को तमाम सावधानियां बरतने की जरूरत है। वहीं दून अस्पताल के फिजिशियन कुमार जी कौल ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के चलते मरीजों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आती है। सर्दियों के मौसम में अस्थमा के मरीजों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है और खासकर ये समस्या बुजुर्गों में देखी गई है। हालांकि बच्चों में भी ये समस्या होती है, लेकिन कम होती है। देखिए, वायु प्रदूषण की समस्या अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड के हिसाब से चलें तो उत्तराखंड में अन्य स्टेटों की तुलना में वायु की गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन हमारे क्या है, जैसे इस ऑफिस के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से हमारे 2 शहर देहरादून और ऋषिकेश की वायु गुणवत्ता की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट, एनकैप का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें इन दोनों शहरों की गुणवत्ता को और सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है। एयर पोल्यूशन में सारे एज ग्रुप्स जितने भी हैं, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी हैं या एल्डरली वाले भी आते हैं, सब में सांस लेने में दिक्कत आती है। कार्डियक पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अस्थमा, क्योंकि सर्दियों का भी मौसम है और अस्थमा इस टाइम पर ऐसे जगहों पर ऐसे सीजन में, ऐसे मौसम में अस्थमा का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट होता है वो। पोल्यूशन भी एक मेन कारण है, प्लस हाँ उनमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे हार्ट के हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कार्डियक पेशेंट्स हो गए, रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स हो गए, ये पेशेंट्स हमारे पास आजकल एकदम से आना शुरू हो गए। वहीं कोटाबाग ब्लॉक के पठानकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन और फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 साल से लंबित था, जिस कारण कोटाबाग और पठानकोट क्षेत्र की जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से लंबित विद्युत लाइन और फीडर का कार्य पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया है। वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया कि यह फीडर पठानकोट क्षेत्र के स्वतंत्र फीडर बन गया है। वहीं कोटाबाग क्षेत्र के लिए भी फीडर की लंबाई 47 किलोमीटर से घटाकर मात्र 11 किलोमीटर रह गई है, जिसका लगभग लाभ दोनों क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। देखिए, पाटकोट में जो लाइन जाती थी वो कोटाबाग से होकर जाती थी और वो कोटाबाग टाउन में और पाटकोट क्षेत्र में एनर्जाइज करता था, बिजली देता था। तो अब क्या वो लाइन थी 47 किलोमीटर के आसपास लाइन थी, जो अब घट के हो गई 11 किलोमीटर। तो उससे क्या हुआ, आपके शटडाउन कम होंगे, ब्रेकडाउन कम होंगे और रात के समय जो जंगल के समय जो एरिया जो है पाटकोट के कारण जो है कोटाबाग की लाइट प्रभावित थी, वो प्रभावित नहीं हो पाएगी। दूसरा,
पाटकोट वालों के लिए फायदा ये है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद हो जाती थी, उनके लिए फायदा ये है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है। ये हमारा काम जो है विगत 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा 30 मई 2022 को हमने स्टार्ट किया प्रशासन की मदद से, और 31 जुलाई को हमारी लाइन LMT कंप्लीट हो गई थी। अक्टूबर में हमें जो है जो ब्रेकर है वो स्टोर द्वारा मिल गया था, और हमने 11 जनवरी 2023 को नो लोड पर। वहीं हरिद्वार जिले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से डेरा कलाल के जंगलों से झाड़ियों और गड्ढों में छिपाकर रखी गई 10,000 लीटर कच्ची लहन बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों के खिलाफ भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस ने बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। शराब माफियाओं और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।